गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कल के वीडियो एक्सप्लेनेशन में हम लोग जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे, हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक अम्लों के जो रासायनिक गुण पढ़ रहे थे, उसमें हमने लास्ट रिएक्शन पढ़ी थी HVZ रिएक्शन, हेल्म-वोल्हार्ड-ज़ेलेंस्की अभिक्रिया। ये हमने जो प्रॉपर्टी है कंप्लीट करी थी। तो उसी अभिक्रिया के साथ, उस रिएक्शंस के साथ आपकी जो जनरल केमिकल रिएक्शंस होती हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, वो ख़त्म हो गई हैं। और अब हम जो है स्पेसिफिक जो हमारे कंपाउंड्स हैं हमारे सिलेबस में कार्बोक्सिलिक एसिड में, दैट इज़ फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड, इनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन में कुछ सामान्य जो बनाने की विधियां थी हमारी, वो हम पढ़ के आ रहे हैं। तो अब हमें पढ़ना क्या है, हमें सिर्फ इनकी लेबोरेटरी प्रिपरेशन और इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, यानी कि फॉर्मिक अम्ल जो है उसको प्रयोगशाला में हम कैसे बनाएंगे, और फॉर्मिक अम्ल को हम जो है औद्योगिक निर्माण विधि क्या होती है, कैसे उद्योगों में उपयोग करने के लिए हम कैसे बनाएंगे इस फॉर्मिक अम्ल को बड़े पैमाने पर, ये हमें यहाँ पर पढ़ना होगा। साथ ही अगर कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होंगी जो स्पेसिफिकली विशेष रूप से सिर्फ फॉर्मिक एसिड देता है, वो हम इस कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फॉर्मिक एसिड की लेबोरेटरी प्रिपरेशन। तो पहले आप ये समझ लीजिए कि फॉर्मिक अम्ल को लेबोरेटरी में बनाते कैसे हैं। तो इसके लिए लेबोरेटरी यानी कि प्रयोगशाला में 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए, ताप जो है 110 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, उस पर ऑक्जेलिक अम्ल व ग्लिसरॉल की अभिक्रिया कराई जाती है। इस अभिक्रिया में जो ग्लिसरॉल होता है हमारा, वह एक उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है और अभिक्रिया की दर को बढ़ाने का कार्य करता है। साथ में हमें ज़्यादा से ज़्यादा उत्पाद के रूप में फॉर्मिक अम्ल प्राप्त हो सके, इस तरह से कार्य करता है। तो करना क्या है, जो हमारा ग्लिसरॉल है उसकी रिएक्शन हमें करानी है ऑक्जेलिक अम्ल से। ग्लिसरॉल का फॉर्मूला तो आप सबको पता होगा, CH2OH बॉन्ड CHOH बॉन्ड CH2OH, और ऑक्जेलिक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है COOH बॉन्ड COH। देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने यहाँ पर ग्लिसरॉल का फॉर्मूला लिख लेना है। तो ये हमने यहाँ पर फॉर्मूला लिख लिया ग्लिसरॉल का, CH2OH बॉन्ड CHOH बॉन्ड CH2OH, साथ में इसकी रिएक्शन कराने जा रहे हैं COOH बॉन्ड COOH से। तो जब हम इस मिश्रण को 110 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, 110 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, तो होता क्या है कि यहाँ से H और यहाँ से OH, यानी ग्लिसरॉल से H और ऑक्जेलिक एसिड से OH जो है वो रिमूव होता है इस तरह से। ये तो जब H और OH निकलेगा तो क्या बनेगा यहाँ पर, वाटर। तो वाटर एक तरह से सेपरेट हो जाता है, वाटर निकल गया। तो हुआ क्या यहाँ पर, ये जो हमारा CO बॉन्ड COH वाला पार्ट बचा हुआ है, ये जाकर यहाँ पर इस तरह से इससे जुड़ जाता है। तो देखिए बनेगा क्या, ये ऊपर बचा हुआ है CH2O, यहाँ पर ये CH2O बचा हुआ है, बॉन्ड CHOH, नीचे तो कुछ हुआ नहीं, बॉन्ड CH2OH, और ये पार्ट CO बॉन्ड COH जा करके इससे क्या हो गया, जुड़ गया। तो किस तरह से जुड़ेगा, ये यहाँ पर C आ जाता है, डबल बॉन्ड O बॉन्ड COOH। ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड है, इसको कहते हैं ग्लिसरॉल मोनो ऑक्सलेट, ग्लिसरॉल मोनो ऑक्सलेट। तो ग्लिसरॉल तो ये खुद था, और एक इसमें ऑक्जेलिक एसिड वाला कंपाउंड आकर के जुड़ गया, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया ग्लिसरॉल मोनो ऑक्सलेट। अब यहाँ पर क्या होता है कि हम टेम्परेचर अभी भी कितना रखते हैं, 110 डिग्री सेल्सियस, और 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखने के बाद जब हम इसे हीट करते हैं, तो इसमें से यहाँ से CO2 गैस जो है वो क्या हो जाती है, निकल जाती है। CO2 गैस यहाँ से हट जाती है। इस तरह से टेम्परेचर कितना रखना है, 110 डिग्री सेल्सियस, क्या होगा, माइनस CO2। तो देखिए क्या स्ट्रक्चर बनेगा, तो बस ये H यहाँ पर जा करके इस कार्बन से जुड़ जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर हम लिख लेंगे क्या, CH2O C डबल बॉन्ड O, और B से CO2 हट गई तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ H। बाकी हमारा सेम चल रहा है, CHOH बॉन्ड CH2OH। अब क्या करना है यहाँ पर, अभी भी हमारा एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल तो हमें कहीं प्राप्त होता दिख नहीं रहा है। तो अब हम इसका कराते हैं जल अवघटन, यानी कि हाइड्रोलिसिस। तो जल अवघटन कराने का मतलब है कि आपको जो कंपाउंड प्राप्त हुआ है, इसका नाम हो जाएगा ग्लिसरॉल फॉर्मेट, ग्लिसरॉल
मोनोफॉर्मेट। ऑक्सलेट आयन तब तक था जब तक इसमें COOH था, लेकिन अब तो COH तो बचा नहीं। जो CO ग्रुप है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वो तो निकल गई यहाँ पर से। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाने के बाद इसका नाम ग्लिसरॉल मोनो ऑक्सलेट से चेंज होकर के क्या पड़ गया, ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट। अब यहाँ पर हमने क्या करा दिया, हाइड्रोलिसिस, जल अपघटन। तो जल अपघटन होता किस तरह से है कि जब आप HOH वाटर की रिएक्शन इससे कराते हैं, CH2O C डबल बॉन्ड OH CHOH CH2H, तो हमने एक चीज़ आपसे कही थी कि इस अभिक्रिया में ग्लिसरॉल जो है वो एक उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है, यानी कि कैटलिस्ट की तरह यूज़ होता है। तो हमको ध्यान में ये रखना है कि जो भी कैटलिस्ट होते हैं वो कभी खुद केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वो सिर्फ इंटरमीडिएट कंपाउंड्स बनाने में हेल्प करते हैं, और रिएक्शन के लास्ट में हमें हमारा कैटलिस्ट एज इट इज़ मिल जाता है, यानी कि हमारा जो उत्प्रेरक हम उपयोग कर रहे होते हैं वो हमें वापस से क्या हो जाता है, मिल जाता है। तो एक तरह से अब हम जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे, हम जल अपघटन कराएंगे, HOH से इस कंपाउंड की ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट की रिएक्शन कराएंगे, तो हमें हमारा CH2OH CHOH CH2OH ये वापस से क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। वो कैसे मिलेगा, तो HOH जो है वो H और OH में ब्रेक होता है। तो ये जो OH वाला पार्ट आप देख रहे हैं, ये पार्ट जा करके जुड़ जाता है इस कार्बन से, यहाँ पर इस कार्बन से जुड़ जाता है जाकर के, और जो H वाला पार्ट देख रहे हैं वो जाकर के यहाँ CH2O से जुड़ जाता है। तो ऐसे जब ये H इस CH2O से जुड़ेगा तो क्या बनेगा, CH2OH, बाकी नीचे का सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं हुआ, CHOH बॉन्ड CH2H, ये हो गया हमारा, हमें ग्लिसरॉल हमारा फिर से प्राप्त हो गया, आप देख सकते हैं। और जो ये OH है, ये जब जा करके COH इससे जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, देखिए ये बन जाएगा साथ में HCOOH। भाई COH पहले से था, इसमें OH और जुड़ गया तो क्या बन जाएगा, HCOOH। तो इस तरह से हमें हमारा फॉर्मिक अम्ल जो है, फॉर्मिक एसिड प्राप्त हो जाता है। एक बार इस रिएक्शन को कम्प्लीटली फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर क्या हुआ कि लेबोरेटरी प्रिपरेशन में या प्रयोगशाला में फॉर्मिक अम्ल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ग्लिसरॉल की अभिक्रिया करानी पड़ती है ऑक्जेलिक अम्ल से, यानी कि ग्लिसरॉल रिएक्ट करता है ऑक्जेलिक एसिड से। टेम्परेचर रहता है 110 डिग्री सेल्सियस। तो जब हमारा ऑक्जेलिक एसिड ग्लिसरॉल से रिएक्शन करेगा तो जो ऊपर वाले जो भी रिएक्शन होनी सब ऊपर वाले कार्बन पे होनी है। तो यहाँ से H निकल जाता है और यहाँ से OH निकल जाता है ऑक्जेलिक एसिड से। तो HOH मिल करके वाटर रिमूव हो जाता है। बचा हुआ जो COH बॉन्ड CO वाला पार्ट है, ये एज इट इज़ जा करके यहाँ पर पहले कार्बन से जुड़ जाता है। फिर इसके बाद हम टेम्परेचर को 110 डिग्री सेल्सियस पर रख करके ही जो कंपाउंड मिला उसको हीट करेंगे, तो उसमें से CO2 गैस, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वो क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली तो ये ग्लिसरॉल मोनो ऑक्सलेट जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट में। ये देखिए इस तरह से यहाँ ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट मिल गया हमें। अब कुछ नहीं करना है, टेम्परेचर अभी भी 110 डिग्री सेल्सियस ही था हमारा। अब हमें यहाँ करा देना है जल अपघटन, यानी कि हाइड्रोलिसिस। जो ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट हमें मिला, इसकी रिएक्शन हमें करा देनी है वाटर से। वाटर से किस तरह से, HOH से रिएक्शन कराएंगे। HOH ब्रेक होता है H और OH में, वाटर का एक मॉलिक्यूल H और OH में ब्रेक होता है। तो जो OH वाला पार्ट है वो जा करके जुड़ जाएगा हमारे COH वाले पार्ट से और बना लेगा HCOOH। और जो ये H बचा हुआ है ये जा करके जुड़ जाता है CH2O से। क्यों, क्योंकि हमें माइंड में ये ध्यान रखना है कि ग्लिसरॉल जो था वो हमने एक उत्प्रेरक की तरह कार्य किया है, एक कैटलिस्ट की तरह यूज में लाए हैं। तो इस वजह से वो हमें रिएक्शन के लास्ट में एज इट इज़ क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो लेबोरेटरी प्रिपरेशन है क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। अगर इसके डायग्राम की बात करें तो ये हमने यहाँ पर राउंड बॉटम फ्लास्क देख रहे हैं आप, ये हमने यहाँ पर राउंड बॉटम फ्लास्क लिया हुआ है। नीचे से बर्नर से हम यहाँ पर ग्लिसरॉल और ऑक्जेलिक एसिड के मिक्सचर को हीट कर रहे हैं। तो जब हम हीट करते रहते हैं धीरे धीरे तो हम टेम्परेचर ले जाते हैं 110 डिग्री सेल्सियस। और क्योंकि ये रिएक्शन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होनी है, एक निश्चित ताप पर होनी है, इसलिए हमने यहाँ पर फिक्स किया हुआ है थर्मोमीटर।
यानी कि यहाँ पर हमने अपना थर्मोमीटर जो होता है जिससे टेम्परेचर मेज़र करते हैं वो लगाया हुआ है। इसमें हम ये देखेंगे कि टेम्परेचर 110 ही रहे एग्जैक्ट, उससे ज़्यादा ना होने पाए, उससे कम नहीं, क्योंकि रिएक्शन फिर नहीं होगी। तो जब इतनी टेम्परेचर पर हम ग्लिसरॉल और ऑक्जेलिक एसिड का जो मिक्सचर है, जो मिश्रण है, उसे हीट करते हैं तो यहाँ से वेपर्स बनना स्टार्ट होती हैं। धीरे धीरे वो वेपर्स जो बनती हैं हमारी फॉर्मिक अम्ल की, वो हम यहाँ लीबिस कंडेंसर के थ्रू क्या करते हैं, पास करते हैं। पास होते होते यहाँ से ये जो वाटर जा रहा है ये क्या करेगा, इन वेपर्स को ठंडा करेगा और उनकी हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, मतलब उसकी ऊष्मा को अवशोषित कर लेगा और गर्म पानी यहाँ से निकलता जाता है। तो ठंडा पानी यहाँ से सप्लाई करते रहते हैं, गर्म पानी यहाँ से निकलता आता है। देखिए लिखा भी है कंडेंसर है ये हमारा। तो यहाँ से धीरे धीरे जो फॉर्मिक अम्ल की जो हमारी वेपर्स होंगी वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होते हुए, यानी कि द्रवित होते हुए यहाँ पर ये कोनिकल फ्लास्क में कलेक्ट हो जाती हैं। अब क्योंकि जो यहाँ पर फॉर्मिक अम्ल बनता है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप बन रहा है, बूंद बाय बूंद बन रहा है, मतलब कि एक एक बूंद बन रहा है, इसलिए हमने देखिए कंडेंसर को टेढ़ा रखा हुआ है। टेढ़ा रखने का कारण ये है कि जो भी यहाँ पर द्रवित हो वो वॉल्स में कहीं चिपका ना रह जाए, सारा का सारा जो है स्लाइड होकर के, यानी कि सरक करके यहाँ पर नीचे कलेक्ट होता जाए। और इसकी वजह से ये आपका जो कोनिकल फ्लास्क है ये भी क्या रखा हुआ है, तिरछा रखा हुआ है, टेढ़ा रखा हुआ है। तो इस तरह से हमें फॉर्मिक एसिड जो है वाटर के मिक्सचर के साथ यहाँ पर मिलता रहता है। अब इसमें कहा जा रहा है कि इस तरह से जो हमें फॉर्मिक अम्ल प्राप्त होता है लेबोरेटरी में, वहाँ से जो हमें फॉर्मिक एसिड, जो फॉर्मिक अम्ल प्राप्त हुआ वो डाइल्यूट होता है। डाइल्यूट होने का मतलब तनु होता है, उसमें जल की जो मात्रा है वो ज़्यादा होती है। कारण क्या है, क्योंकि फॉर्मिक एसिड और वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, जो क्वथनांक होता है, वो लगभग एक समान होता है। 100.5 डिग्री सेल्सियस होता है हमारा फॉर्मिक अम्ल का, और वाटर का होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो 0.5 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को आप क्या नहीं कर सकते हैं, आप अलग अलग नहीं कर सकते हैं नॉर्मल मेथड से, यानी कि सामान्य विधियों द्वारा आप तो इन्हें अलग नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमें जो फॉर्मिक अम्ल मिला वो कैसा होगा, तनु होगा। मानिए यहाँ पर ये जो हमें मिल रहा है फॉर्मिक एसिड वो क्या है, डाइल्यूट है, साथ में इसमें क्या ऐड है, वाटर ऐड है, यानी कि जल की कुछ बूंदें यहाँ पर उपस्थित हैं। और हमें जो फॉर्मिक अम्ल चाहिए, हमें तो सांद्र फॉर्मिक अम्ल चाहिए, यानी कि हमें कॉन्सेंट्रेट फॉर्मिक एसिड चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमें लेबोरेटरी प्रिपरेशन से फॉर्मिक एसिड मिलता है उसको सबसे पहले हम PbCO3 या PbO यानी कि लेड कार्बोनेट या लेड ऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं। तो जैसे ही हमारा फॉर्मिक एसिड लेड कार्बोनेट के साथ हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो हमें लेड फॉर्मेट के क्रिस्टल मिल जाते हैं। हमारा क्या होता है, जो फॉर्मिक एसिड है वो लेड फॉर्मेट के रूप में क्रिस्टलाइज हो जाता है। देखिए रिएक्शन क्या होती है यहाँ पर, तो हमें क्या करना है, जो हमें फॉर्मिक एसिड मिला तो यहाँ पर हमने लिख लिया HCOOH, और इसकी रिएक्शन हमने करा दी PbCO3 से। रिएक्शन कराते हैं क्योंकि यहाँ पर Pb की जो वैलेंसी है 2 है, तो यहाँ पर जो बनता है लेड फॉर्मेट उसका फॉर्मूला हो जाता है SCOO का होल ट्वाइस Pb, साथ में हमें यहाँ पर H2O गैस और CO2 गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर मिलती है। अब क्योंकि ये हमारा लेड फॉर्मेट के क्रिस्टल हैं, इसलिए ये नीचे की तरफ क्या हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल फॉर्मिक अम्ल के लगा लेते हैं। HCO के 2 आयन आ रहे हैं तो यहाँ पर 2 फॉर्मिक एसिड हमने ले लिए। अभी हमें हमारा प्योर फॉर्मिक एसिड प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन हमने क्या कर लिया, अपने फॉर्मिक अम्ल को क्रिस्टलाइज कर लिया। किस फॉर्म में, लेड फॉर्मेट, यहाँ पर लिख देते हैं लेड फॉर्मेट के रूप में हमने इसको क्या कर लिया, क्रिस्टलाइज कर लिया, यानी कि इसका क्रिस्टलीकरण कर लिया। अब ये ठोस अवस्था में है। अब हम क्या करेंगे, इस लेड फॉर्मेट की अभिक्रिया कराएंगे हम H2S से, यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से। तो ये हमने ले लिया HCOO का होल ट्वाइस Pb प्लस H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से। जैसे ही आप रिएक्शन कराएंगे आपको 2 मोल SCOH के क्या हो जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। साथ में Pb जो लेड है वो सल्फर के साथ रिएक्शन करके लेड सल्फेट बनाता है और प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है, यानी कि अवक्षेप के रूप में अलग हो जाता है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर हमारा सांद्र फॉर्मिक अम्ल यानी कि कॉन्सेंट्रेट HCOH जो है वो प्राप्त हो जाता है। यह अभिक्रिया हमने क्यों कराई, क्योंकि हमें लेबोरेटरी से जो हमारा फॉर्मिक एसिड मिला था वो कैसा था,
तनु था, यानी कि डाइल्यूट था नेचर में, और हमें उसको कॉन्सेंट्रेट बनाना था, हमें उसकी सांद्रता बढ़ानी थी। तो इसके लिए हमने सबसे पहले अपने तनु फॉर्मिक अम्ल की अभिक्रिया कराई लेड कार्बोनेट के साथ, PbCO3 के साथ। तो लेड कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके जो फॉर्मिक अम्ल था वो किस में बदल गया, लेड फॉर्मेट में। लेड फॉर्मेट में इसका परिवर्तन हो जाता है। इस लेड फॉर्मेट की अभिक्रिया फिर हम करा लेते हैं H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से। तो हमें हमारा फॉर्मिक अम्ल जो है कॉन्सेंट्रेट रूप में यानी कि सांद्र रूप में प्राप्त हो जाता है। साथ में जो यहाँ पर लेड के आयन हैं वो सल्फाइड के साथ रिएक्शन करके लेड सल्फेट बनाते हुए निकल जाते हैं बाहर, और हमें हमारा फॉर्मिक एसिड प्राप्त हो जाता है। तो ये थी हमारी कंप्लीट लैबोरेटरी प्रिपरेशन। वहाँ पर आपसे पूछता है कि केवल लैबोरेटरी प्रिपरेशन लिखिए, तो आपसे प्रयोगशाला विधि लिख करके आएंगे। अगर वो आपसे कहता है कि तनु फॉर्मिक अम्ल से सांद्र फॉर्मिक अम्ल प्राप्त करने की विधि का भी वर्णन करिए, यानी कि आपको वो मेथड भी बताना है जिससे आप डाइल्यूट से कॉन्सेंट्रेट फॉर्मिक एसिड बनाएंगे, तो आपको ये रिएक्शन भी साथ में लिख करके आनी होगी। तो ये थी हमारे फॉर्मिक एसिड की लैबोरेटरी प्रिपरेशन। अब कुछ और एक दो रिएक्शंस पढ़ लेते हैं हमारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, यानी कि निर्माण विधि की फॉर्मिक अम्ल में। तो दूसरी जो हमारी निर्माण विधि है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड से। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसकी रिएक्शन जब हम NaOH से कराते हैं, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं, तो हमें प्राप्त होता है सोडियम फॉर्मेट। और सोडियम फॉर्मेट का जब हम हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, जल अपघटन करा देते हैं, तो हमें हमारा फॉर्मिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। रिएक्शन सिंपल है इसलिए आपको बता देते हैं यहाँ पर। फ्रॉम CO, अब CO का मतलब क्या है आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड से फॉर्मिक अम्ल बनाने के लिए करना क्या है कि अपने कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन आपको करा देनी है NaOH से। जो प्रेजेंस रखनी है उसका ध्यान देना है बस आपको। टेम्परेचर होना चाहिए 210 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर जो यहाँ रहेगा वो रहेगा 6 से 8 ATM। ये वो ATM वाली मशीन वाला ATM नहीं है। ATM का मतलब होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि वायुमंडलीय दाब। तो आपको 6 से 8 वायुमंडलीय दाब यहाँ पर रखना है। तो होगा क्या, CO जो है वो NaOH से रिएक्शन करके बना लेगा HCOONA, और जैसे ही आप इसकी क्या कराएंगे, हाइड्रोलिसिस कराएंगे, HOH से रिएक्शन कराएंगे। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। तो होगा क्या, आपको सिंपली दिख रहा है कि यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगा HCOOH। कैसे, HOH जो है वो ब्रेक होगा H और OH में, तो H जा करके जुड़ जाएगा SCO से, तो बन जाएगा SCOH, और साथ में जो Na है वो OH के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, NaOH, जो हमें एज इट इज़ हमें प्राप्त हो जाता है। तो ये थी कार्बन मोनोऑक्साइड से फॉर्मिक अम्ल बनाने की विधि। इसके अलावा आप क्लोरोफॉर्म से भी फॉर्मिक एसिड प्राप्त कर सकते हैं। क्लोरोफॉर्म से फॉर्मिक एसिड प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, क्लोरोफॉर्म का जल अपघटन करना पड़ता है, वो भी किसी प्रबल क्षार के साथ अभिक्रिया करके, यानी कि किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करके आपको अपने क्लोरोफॉर्म का कराना पड़ेगा हाइड्रोलिसिस, यानी कि जल अपघटन। तो आपको सबसे पहले प्राप्त होगा सोडियम फॉर्मेट, और फिर सोडियम फॉर्मेट का जब आप हाइड्रोलिसिस करेंगे, जल अपघटन करेंगे, तो आपको फाइनली फॉर्मिक अम्ल यानी कि फॉर्मिक एसिड प्राप्त हो जाएगा। तो नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CHCl3। नेम किस जगह पर मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख रहा हूँ, सो दैट आपको नाम के साथ साथ फॉर्मूलाज भी याद होते चले। तो कराना क्या है हमें, सबसे पहले अपने जो हमारा क्लोरोफॉर्म है इसकी रिएक्शन करानी है एक स्ट्रॉन्ग बेस से। तो यहाँ हम ले लेते हैं NaOH के 4 मॉलिक्यूल, कितने लेने, 4 मोल लेने। तो होगा क्या, जब आप 4 मोल NaOH की अभिक्रिया CHCl3 से कराएंगे, तो यहाँ से 3 NaCl निकल जाएंगे, साथ में 2H2O यानी कि -2H2O, ये दो चीज़ें जो है निकल जाती हैं, और हमें मिल जाता है HCOONA। ये है सोडियम फॉर्मेट। SCO आयन जो होता है वो फॉर्मेट आयन होता है, इसमें सोडियम जुड़ा हुआ है तो ये सोडियम फॉर्मेट है। इसी में लास्ट में H जुड़ जाता है तो ये एसिड बन जाता है, फॉर्मिक एसिड बन जाता है। अब आपको SCONA का क्या करा लेना है, हाइड्रोलिसिस। अभी ऊपर कराई के आ रहे हैं, देखिए यहाँ पर, यहाँ ऊपर करा के आ रहे हैं। सोडियम फॉर्मेट जब हमें मिला था उसकी हमने क्या करा ली थी, हाइड्रोलिसिस करा ली थी। तो बस वही सेम रिएक्शन यहाँ पर होगी। हम यहाँ पर अपने सोडियम फॉर्मेट का
हाइड्रोलिसिस कराएंगे यानी कि HOH से रिएक्शन कराएंगे एसिडिक मीडियम में, तो फिर से वही चीज़ है, हमें मिल जाएगा HCOOH, साथ में NaOH जो है वो वापस से रिमूव हो जाता है और ये रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो जाती है। इस तरह से हमने क्लोरोफॉर्म से फॉर्मिक अम्ल प्राप्त कर लिया। तो ये कुछ हमारी इम्पॉर्टेंट केमिकल मेथड ऑफ प्रिपरेशन थे, यानी कि निर्माण की विधियाँ थी हमारे फॉर्मिक अम्ल की। कोई भी अगर रिएक्शन नहीं समझ में आई है तो आप पूछ सकते हैं, फिर वही बात रिपीट करेंगे कि जब तक आप अपनी प्रॉब्लम पूछेंगे नहीं, उसे क्लियर नहीं करेंगे, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ओके क्लास, थैंक यू।